मैं लौट कर आऊंगी और इस गांव के लिए काल बनूंगी। याद रखना, मैं लौटूंगी जरूर। एक दहकते हुए कमरे में जिंदा जलाई जा रही एक महिला के ये आखिरी शब्द थे। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना। आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस कहानी में गोता लगाने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये हमें दिखाती है कि कैसे अतीत के दबे हुए राज और बदले की आग कभी पूरी तरह से नहीं बुझती। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। काली शापित मूर्ति। तो इस कथा के जरिए हम समझेंगे कि कैसे अंधविश्वास, पुरानी दुश्मनी और अलौकिक शक्तियां एक साथ मिलकर खौफ का एक ऐसा जाल बुनती हैं जो आज के आधुनिक समय में भी रूह कंपा देने की क्षमता रखता है। ये कहानी है एक शापित जमीन की, सदियों पुराने एक धोखे की और एक ऐसी प्रतिशोधी आत्मा की जिसका गुस्सा समय के साथ कम होने के बजाय और भी भयंकर हो गया। सालों बीत चुके हैं और फुलवा नाम का वो गांव अब काफी बदल चुका है। जो जगह कभी कब्रिस्तान हुआ करती थी उसे गांव के बाहर कर दिया गया है और उस खाली जमीन पर अब नए नए मकान बन गए हैं। यहीं पर शहर से आए किशोरलाल और उनकी पत्नी सरला शांति की तलाश में अपना नया घर बनाते हैं। लेकिन रात की ठीक 3 बजे वो सारी शांति हमेशा के लिए भंग हो जाती है। सरला को अपने आंगन में अचानक पायल की झंकार सुनाई देती है और लाल आंखों वाली एक बेहद डरावनी परछाई नजर आती है जिसके चारों तरफ सिर्फ आग ही आग थी। ये वाकई खौफनाक है कि आधुनिकता के बीच भी अतीत का साया कितनी आसानी से लौट आता है। और कहानी यही नहीं रुकती। सरला को लगातार डरावने सपने आने लगते हैं। सपनों में वो देखती है कि किशोर की आंखों से खून बह रहा है और कोई उसे खींचकर जमीन के अंदर ले जा रहा है। इस डर से निपटने के लिए सरला लोक कथाओं में प्रचलित एक बेहद प्राचीन तरीके का सहारा लेती है। इसे कहते हैं नीमू परीक्षण। ये एक ऐसा पारंपरिक तरीका है जिससे यह जांचा जाता है कि क्या घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा या आत्मा मौजूद है। एक तरह से देखा जाए तो यह अंधविश्वास और मनोविज्ञान का एक बहुत ही अजीब सा मिश्रण है। सरला बिल्कुल अपनी मां के बताए तरीके को अपनाती है। सबसे पहले कुलदेवी का नाम लिया जाता है और मंत्र पढ़े जाते हैं। फिर आंगन में उस खास जगह पर 3 नींबू रखे जाते हैं और उसके बाद जो होता है वो वाकई होश उड़ा देने वाला है। देखते ही देखते वो नींबू बिल्कुल काले पड़ जाते हैं और उनमें से भयंकर सड़ांध आने लगती है। ये इस बात का बिल्कुल साफ संकेत था कि उनके घर की मिट्टी के नीचे कुछ बहुत ही खौफनाक और अपवित्र छिपा हुआ है। इस खौफनाक खुलासे के बाद आधी रात को जब किशोर सो रहा था, सरला एक फावड़ा उठाती है और खुद ही आंगन की खुदाई शुरू कर देती है। जरा सोचिए ये पल कितना तनावपूर्ण रहा होगा। ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे इंसान का डर उससे उसी चीज की तरफ खींच ले जाता है जिससे उसे सबसे ज्यादा बचना चाहिए। खुदाई के दौरान सरला को एक अजीब सी मूर्ति मिलती है और जैसे ही वो उसे उठाती है उस मूर्ति से एक काला धुआं निकलता है और एक झटके में सरला के शरीर के अंदर समा जाता है। मूर्ति से वो काला धुआं अंदर जाते ही सरला, जो पिछले 10 सालों से पीठ में कुबड़ होने की वजह से ठीक से सीधी भी नहीं खड़ी हो पाती थी, वो अचानक बिल्कुल सीधी तनकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और उसके अंदर एक अमानवीय ताकत आ जाती है। ये दृश्य साफ बताता है कि अब सरला पर उस आत्मा का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। बढ़ता खौफ, आत्मा की खून की प्यास। आत्मा का कब्जा तो हो चुका है, लेकिन यकीन मानिए ये तो सिर्फ शुरुआत है। आत्मा के नियंत्रण में आने के बाद सरला का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वो एकदम चुपचाप रहने लगती है, लेकिन उसकी हरकतें वो बेहद खौफनाक हो जाती हैं। बलियों का एक डरावना सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले एक बंद अंधेरे कमरे में उल्टे स्वास्तिक के सामने कच्चा मांस चढ़ाया जाता है। फिर गांव की एक बिल्ली को बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है और उसके अवशेष दहलीज पर मिलते हैं। बात यहीं नहीं रुकती। सरला डरे हुए गांव वालों के अंधविश्वास का पूरा फायदा उठाती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि यह सब किसी देवी का प्रकोप है। गांव वाले इतने डर जाते हैं कि वो ठीक आधी रात को सरपंच के कुत्ते की बलि उस मूर्ति के सामने दे देते हैं। यह साफ दिखाता है कि कैसे डर का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे समूह को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। कमजोर मत समझना मुझे। उस मूर्ति को हाथ भी लगाया तो जमीन में जिंदा गाड़ दूंगी। ये वो खौफनाक पल था जब किशोर को स्टोर रूम में चल रहे इस डरावने खेल का पता चलता है। वो गुस्से में उस मूर्ति को फेंकने की बात कहता है, लेकिन सरला, या यूं कहें कि वो शैतानी ताकत, किशोर को अपने सिर्फ एक ही हाथ से उठाकर हवा में लटका देती है और ये धमकी देती है। इससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि किशोर के सामने अब उसकी पत्नी सरला नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और ताकतवर इकाई खड़ी है।
अंधकारमय अतीत, काली का दुखद इतिहास। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ताकत है कौन? इसका जवाब जानने के लिए किशोर एक सिद्ध तांत्रिक के पास जाता है। चलिए हम भी अतीत के उन पन्नों को पलटते हैं। इस स्रोत के मुताबिक उस आत्मा की कहानी कुछ इस तरह है जिसे काली कहा जाता है। सालों पहले काली नाम की एक गरीब लड़की गांव के प्रधान के बेटे से प्यार करती थी, लेकिन सामाजिक वर्ग और रुतबे की वजह से प्रधान ने अपने बेटे की शादी किसी अमीर परिवार में कर दी। इस भारी धोखे से टूटकर काली ने शमशान घाटों में जाकर काला जादू और तंत्र विद्या सीखी। कुछ समय बाद जब गांव में महामारियां और मौतें फैलने लगीं, तो डरे हुए गांववालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और जिंदा जला दिया। ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे सामाजिक असमानता और विश्वासघात एक भयंकर त्रासदी को जन्म दे सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। काली की मौत से ये सिलसिला थमा नहीं। उसकी जली हुई राख से जन्मा श्राप इतना भयंकर था कि उसने प्रधान के पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। उस प्रतिशोधी आत्मा के साये ने प्रधान के बेटे को इस कदर डरा दिया और अपराधबोध से भर दिया कि उसने अपनी ही नसें काटकर आत्महत्या कर ली। पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया था। हर कोई डरा हुआ था। उस समय गांव को बचाने के लिए एक पुराने तांत्रिक ने एक अनुष्ठान किया। उसने सबसे पहले काली की जली हुई राख इकट्ठा की और उससे वही मिट्टी की मूर्ति बनाई जो बाद में सरला को मिली थी। फिर शक्तिशाली मंत्रों का इस्तेमाल करके उसने काली की आत्मा को उस मूर्ति के अंदर कैद कर दिया और उसे गांव के बाहर गहराई में गाड़ दिया। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दुखद और अजीब मोड़ आता है। सालों बाद जब वो जगह साफ हुई तो किशोर और सरला ने अपना नया घर बिल्कुल उसी जगह बना लिया जहां वो आत्मा दफन थी। क्या किस्मत है ना? अंतिम संघर्ष, मंत्रों और राक्षसों की लड़ाई। ये सच जानने के बाद किशोर और वो नया तांत्रिक तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है हमारे इस विश्लेषण का चरम बिंदु। मुझे फिर से कैद करने आए हो? तेरे बाप ने भी मुझे एक बार कैद किया था, लेकिन इस बार मैं नहीं हारूंगी। जब वे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सरला एक और बलि की तैयारी कर रही है। तांत्रिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काली की शक्ति अब अपने चरम पर थी। वो तांत्रिक को ये चुनौती देती है। इस पल में आत्मा का घमंड और उसका अटूट गुस्सा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तांत्रिक को हवा में उछाल देती है, और जब किशोर सरला को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे उठाकर इतनी जोर से दीवार पर दे मारती है कि किशोर की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। किशोर की मौत के बाद भी तांत्रिक हार नहीं मानता। एक तरफ वो तांत्रिक है जो काली द्वारा दी जा रही भयानक शारीरिक यातनाओं और अपनी घटती ताकत के बावजूद लगातार बांधने वाले मंत्र पढ़ रहा है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी पूरी ऊर्जा उन मंत्रों में लगा देता है। और दूसरी तरफ काली है जो मंत्रों के प्रभाव से सरला के शरीर से पूरी तरह बाहर आ जाती है और तांत्रिक को एक खिलौने की तरह मरोड़ने लगती है। ये इच्छा शक्ति और मंत्रों की ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। काली के शरीर से बाहर निकलते ही सरला को कुछ पलों के लिए होश आ जाता है। वो बेतहाशा दर्द में थी। उसका पति मारा जा चुका था और तांत्रिक मौत के मुंह में जा रहा था। सरला को एहसास होता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से शुरू हुआ था, जब उसने उस मूर्ति को जमीन से बाहर निकाला था। इसलिए एक अंतिम और हृदय विदारक निर्णय लेते हुए सरला घिसटते हुए उस मूर्ति तक पहुंचती है, उसे गले से लगाती है और सीधे धधकते अग्निकुंड में छलांग लगा देती है। उसकी चीखों के साथ ही वो घर और वो आत्मा दोनों हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। मूर्ति जलकर राख हो गई, लेकिन क्या इतने गहरे धोखे से पैदा हुआ श्राप कभी सच में खत्म हो सकता है? सरला के इस भयानक बलिदान के साथ मूर्ति तो जलकर राख हो गई, लेकिन ये कथा हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। जो कहानी एक गांव के साधारण अंधविश्वास से शुरू हुई थी, वो इंसान के विश्वासघात, नफरत और प्रतिशोध के सबसे काले कोनों तक पहुंच गई। भौतिक रूप से किसी मूर्ति को तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन क्या किसी इंसान द्वारा दिए गए इतने गहरे धोखे से जन्मी नफरत और उसका श्राप कभी पूरी तरह से मिट सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक और दिलचस्प विषय के साथ।